हेलो एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। इस पेपर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना और मैं जो चीज़ें बोलने वाला हूँ ध्यान से सुनना। पहला, मैंने बता दिया पेपर मॉडरेट से हार्ड आ सकता है, ठीक है। हार्ड का मतलब लिखने के लिए आपको समझ नहीं आएगा लिखना क्या है, ठीक है। तो पहली चीज़, ये वीडियो 2 पार्ट में आने वाली है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 हो सकता है मैं भी रात के टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कल सुबह तक मैं अपलोड कर दूँ, थोड़ा सा वॉइस ओवर और रह जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरी वीडियो देखनी है और मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन पूरी वीडियो देखता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेके नोट्स के चले जाओगे ना तो पेपर अच्छा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आप देख देख के बस पढ़ रहे हो, याद नहीं रहेगा। सुना हुआ सुनोगे भी और देखोगे भी तो याद अच्छे से रह जाएगा। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार भले ही देख लेना, इंपॉर्टेंट पेपर है, हल्के में मत लेना, ठीक है। और जो मैं अब समझा रहा हूँ ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो अच्छे से देखना और मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जो कॉन्सेप्ट थोड़े से टफ़ हैं उनको मैं अच्छे से समझाऊंगा, जो इजी हैं उनको मैं ठीक ठाक तरीके से बता दूंगा, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैंने यूनिट 1, 2 एंड 3 कवर कर लिए, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका है तो उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, पूरी सुनना और अच्छे से सारी की सारी कॉन्सेप्ट को समझना, तभी पेपर अच्छे से जा पाएगा। वरना फिर आप आगे कमेंट में कहोगे कि पेपर अच्छा नहीं गया, ठीक है। तो अच्छे से सुनना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मीनिंग रिसर्च का। रिसर्च क्या होती है? रिसर्च मीन्स फाइंडिंग आउट न्यू इन्फॉर्मेशन और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। देखो, कोई भी रिसर्च इसलिए करता है क्योंकि उसे कोई नई जानकारी चाहिए होती है या कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। साइंटिस्ट ये जानना चाहते हैं कि एक्वेटिक लाइफ में क्या हो रहा है, क्या इवोल्यूशन आ रहे हैं, क्या क्या फिशेस चेंज हो रही है, क्या उनके शेप साइज़ ये सब चीज़ें चेंज हो रही है। ये क्या है? ये नई इन्फॉर्मेशन जाननी है उनको। उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम जो कुछ प्रॉब्लम पहले से एग्जिस्ट करती है कि ये सब चीज़ें क्यों आ रही हैं, वो प्रॉब्लम हो गई। तो रिसर्च इसलिए करी जाती है ताकि नई इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करा जा सके और प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सके। इसे हम कैसे करते हैं? डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, अपने कंक्लूजन्स निकालते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। टू डिस्कवर न्यू फैक्ट, नई नई जानकारी हमें जाननी होती है कि चीज़ें पता लगानी होती है कि क्या क्या हो रहा है। टू वेरीफाई ओल्ड फैक्ट, पुरानी चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। रिसर्च इसलिए करी जाती है, आपने देखा होगा बहुत सारे जानवरों के स्कल पाए जाते हैं तो उन पर रिसर्च करी जाती है कि क्या सच में ये इनकी शेप साइज़ कैसे हुआ करते होंगे, ताकि जो पुराने फैक्ट है ना उनको वेरीफाई करा जा सके। टू फाइंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, या फिर रिसर्च इसलिए करी जाती है कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। टू डेवलप न्यू थ्योरीज़, अपनी अपनी न्यू थ्योरीज़ निकाली जाती हैं कि इस चीज़ पे मेरी थ्योरी ये है। टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स, किसी दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप पता लगाना कि इसकी वजह से ये चेंज आ रहा है, ठीक है। ये होते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिक्स्ड मेथड। क्वालिटेटिव, ओपिनियन, फीलिंग, मीनिंग्स, मतलब कि नंबरों का यूज़ नहीं किया जाता, फीलिंग्स का, मीनिंग्स का, इन सब का यूज़ किया जाता है। जैसे कि इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन करी गई कि ये दो बच्चे ऐसा बिहेव कर रहे हैं, उसको आप लिख नहीं सकते ना कैसा बिहेव कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन से बता दिया ऐसा ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ये हो गया क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव, जिसमें कि हम नंबर और डाटा पे फोकस करते हैं, हम लिखते हैं, हम लिख लिख के पता लगाते हैं कि इस प्लेयर की परफॉर्मेंस इतनी थी, इतने रन बनाए, ये बनाया, ये क्या है? क्वांटिटेटिव। मिक्स्ड मेथड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी, ठीक है। क्वालिटेटिव में जैसे कि दोनों मेथड को हम क्या करते हैं, इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं चीज़ों को और उनको लिखते भी हैं, अगर उनको नोट कर सकते हैं तो उनको लिखते भी हैं। ये क्या है? मेथड्स ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट है रिसर्च प्रोसेस। इस प्रोसेस को याद रखना आ सकता है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है, कि मतलब कि हम पहले रिसर्च स्टार्ट करने से पहले हम ये पता लगाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज़ हम सॉल्व करना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा, रिव्यू लिटरेचर, ठीक है। यही वर्ड लिखना तभी नंबर मिलेंगे अच्छे से, ठीक है। फुल नंबर चाहिए ना तो ये वर्ड टू वर्ड लिखना तभी सही होगा। ये मेन जो हेडिंग्स है ना, ये हाईलाइट हो रखी है, इनको ज़रूर लिखना और इनको हो सके तो कॉपी में लिख लिख के याद करने की कोशिश करना। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, रिव्यू लिटरेचर, मतलब कि पास्ट में अगर उस चीज़ से रिलेटेड कोई रिसर्च हुई है तो हम उसको पढ़ते हैं कि पास्ट में क्या
हुआ था, क्या क्या चीज़ें इस रिसर्च में पता लगा और हम अब क्या चीज़ें पता लगा सकते हैं। सेट ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि अपने गोल्स करते हैं कि हमें ये अचीव करना है, ये हैपन, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, मतलब ऐसा क्या होगा, रिसर्च करने से क्या हो सकता है, हम अपने ऑब्जेक्टिव करते हैं डिसाइड। चूज़ रिसर्च मेथड, हम रिसर्च मेथड चूज़ करते हैं। डिसाइड हाउ टू कलेक्ट डेटा, मतलब कि डेटा कैसे कलेक्ट करना है और क्या रिसर्च का मेथड होगा। उसके बाद आता है कलेक्ट डेटा, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं जितनी भी होती है। उसके बाद उस डेटा को एनालाइज करा जाता है, उसको ग्राफ पे, चार्ट पे, फॉर्मूले लगा लगा के उसको एनालाइज करा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है सेवेंथ इंटरप्रेट, फिर हम उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि हाँ भाई ये इसका ये रिज़ल्ट आया। ठीक है। उसके बाद मेक कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, फिर हम क्या करते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं कि हमने ये रिसर्च करी और इससे हमें ये पता लगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद आखिरी में हम क्या करेंगे, रिसर्च रिपोर्ट लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है। जो भी हमने फाइंड आउट किया उसको हम क्या करेंगे, पेपर में लिख के दूसरों को बता देंगे, ताकि दूसरों को भी फ्यूचर में हेल्प मिले और उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है। ये हो गया रिसर्च प्रोसेस, इसको ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड बाय रिसर्चर्स। सो क्या प्रॉब्लम्स रिसर्चर फेस करते हैं। पहला, लैक ऑफ क्लियर प्रॉब्लम्स, मतलब कि उन्हें पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है, क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं, हम ये रिसर्च करना ही क्यों चाह रहे हैं, ये पता नहीं होता। ठीक है। और बहुत बार पता भी होता है तो टॉपिक इतने बड़े होते हैं कि उस पर रिसर्च करना कोई आम बात नहीं है। ठीक है। एक रिसर्च करना जो प्रॉपर रिसर्च होती है ना, बड़ी रिसर्च, उसमें खर्चा आता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, पैसा लगता है और कॉन्टैक्ट लगते हैं। आपकी अगर जानकारी नहीं है ना किसी से तो आप नहीं पता लगा सकते, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद आता है लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने बताया, टाइम, मनी, इन सब चीज़ों की कमी होती है। आपको कोई रिसर्च करनी है उसमें 3-4 लाख का खर्चा आएगा। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, रिसोर्सेज की कमी, रिसर्चर के पास इन सब चीज़ों की कमी होती है। टाइम की तो चलो ना हो, पर पैसे की तो होगी। डिफ़िकल्टी इन डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन कलेक्ट करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। सपोज़ करो आपको कोई ऐसा डाटा चाहिए जो गवर्नमेंट के पास है या किसी बैंक के पास है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है। क्या आपको सच में लगता है कि बिना जानकारी के, बिना कॉन्टैक्ट के, बिना किसी परमिशन के आपको मिल जाएगा? आप नॉर्मल पर्सन हो, नहीं देगा वो आपको। ठीक है। कोई बड़ी अथॉरिटी पे हो तो आपको परमिशन लेके आप ले सकते हो, पर ऐसे नहीं ले सकते। डाटा कलेक्शन में बहुत दिक्कत होती है। अनरिलायबल रिसोर्सेज, सम डाटा और इन्फॉर्मेशन में बी फॉल्स, बहुत टाइम डाटा जो होता है वो गलत होता है, आउटडेटेड होता है, जो सही डाटा होता है वो होता ही नहीं है हमारे पास। पुअर रिस्पॉन्स रेट, फ्यू पीपल रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चनरीज और इंटरव्यूज़, मतलब कि आपको अगर मैं कहूँ ना कि मैं आपको 5 भेज रहा हूँ गूगल फॉर्म और वो आपको भरने हैं, ठीक है, उसमें 50-60 क्वेश्चन हो, नहीं करोगे आप यार, बोल दोगे चलो कोई सा भी टिक टिक करके भेज दो, चलो करना ही है तो टिक टिक करके भेज दो कुछ भी। तो पुअर रिस्पॉन्स रेट आता है। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन बैरियर, बहुत बार लैंग्वेज और कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। बायस इन रिजल्ट, पर्सनल ओपिनियन और मिस्टेक बाय अफेक्ट रिजल्ट। एथिकल प्रॉब्लम, नॉट टेकिंग परमिशन, प्राइवेसी इश्यूज़, बहुत बार प्राइवेसी इश्यूज आते हैं, परमिशन नहीं मिलती, ये सब। लैक ऑफ रिसर्च स्किल्स, सम रिसर्चर में नॉट हैव, कुछ रिसर्चर्स जो होते हैं ना उनके पास ट्रेनिंग, स्किल, नॉलेज ये सब नहीं होती। ठीक है। प्रॉपर एक्सपीरियंस भी नहीं होता। सो ये होगी प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड बाय रिसर्चर्स। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। सो ये क्या होता है, ये जनरली एक अजम्पशन होता है। ठीक है। जैसे कि आपने अज्यूम करा कि अगर कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा तो उसके ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे, ये क्या है, एक अजम्पशन है। ठीक है। अब क्या करना है आपको, अगर आप इस पे अब आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, टेस्ट करोगे, आप डेटा कलेक्ट करोगे, बच्चों से पूछोगे तूने कितना पढ़ा और तेरे कितने नंबर आए। सो ये क्या है, एक हाइपोथेसिस क्या होती है कि एक अजम्पशन होता है। ठीक है। एक हाइपोथेसिस इज जस्ट एन एजुकेटेड गेस और assumption that you want to test if it is something you think might be true, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये सच हो सकता है पर आप उस बारे में श्योर नहीं हो कि ये होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या करते हो, उसको टेस्ट करते हो और एक्सपेरिमेंट करते हो डाटा का इस्तेमाल करके। ये होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या होता है कि ये दो वेरिएबल्स के बीच में एक रिश्ता पता करने की कोशिश करता है कि पढ़ाई के
पढ़ाई का मतलब घंटों ज़्यादा घंटे पढ़ने के और अच्छे नंबर लाने के बीच में क्या रिश्ता है? क्या सच में ऐसा हो रहा है कि कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है तो उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, या कोई कम पढ़ रहा है तो उसके कम नंबर आ रहे हैं? या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई अगर कम पढ़ा हो फिर भी उसके अच्छे नंबर आ गए हों, ठीक है? सो ये होता है हाइपोथेसिस। इसको आप एक एक प्रिडिक्शन होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, पर आप श्योर नहीं होते, तो उसको आप क्या करते हो, आप रिसर्च करते हो, टेस्ट करके देखते हो कि ये होगा कि नहीं होगा। अब वो आगे करेंगे कैसे होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस तो क्या होते हैं? क्लियर एंड प्रिसाइज होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड एंड स्टेट एग्जैक्टली व्हाट इज़ बीइंग टेस्टेड। मतलब कि क्लियर होना चाहिए और इजीली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि क्या टेस्ट किया गया है, क्या बताया गया है। टेस्टेबल होना चाहिए, ठीक है, कि आप सच में उसको टेस्ट कर पाओ। इट मस्ट बी पॉसिबल टू चेक इफ़ हाइपोथेसिस ट्रू और फॉल्स, मतलब कि फॉल्स हो या सच हो ये टेस्ट करना टेस्टेबल होना चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए, डिफाइन द वेरिएबल एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम क्लियरली, मतलब उन दो चीज़ों के बीच में रिश्ता अच्छे से डिफाइन करना है कि क्या रिश्ता है। क्या अच्छे नंबर लाने से, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, क्या वो सच में ज़्यादा पढ़ते हैं? इन दोनों के बीच में है ना रिलेशन, कि ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा अच्छे नंबर, कम पढ़ना कम अच्छे नंबर। तो आप रिलेशन पता लगाने की कोशिश करते हो। रेलेवेंट, रिलेटेड टू द प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन, मतलब कि वो रेलेवेंट होना चाहिए, ये नहीं कुछ भी आप फालतू का कर रहे हो, ठीक है। सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। और आखिरी में प्रिडिक्टिव, सजेस्ट व्हाट विल हैपन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये क्या होना चाहिए, एक प्रिडिक्टिव होना चाहिए कि हाँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। ये गुड हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्लियर एंड प्रिस्क्राइब, टेस्टेबल होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर चीज़ से, रेलेवेंट होनी चाहिए, फालतू की नहीं होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, और प्रिडिक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप्स टू टेस्ट हाइपोथेसिस, ये आ सकता है, ठीक है। पहला होता है फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। तो दो वर्जन होते हैं, एक नुल, एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो एक होता है HO, एक होता है H0 और एक होता है H1। H0 में क्या होता है, अज्यूम नो इफेक्ट नो डिफरेंस, मतलब कि ज़्यादा पढ़ने से ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, कम पढ़ने से भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, रिश्ता। लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हाँ भाई ये बात सच है कि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं और कम पढ़ने से कम नंबर आ रहे हैं। तो ये दो टाइप के वर्जन होते हैं, या तो उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है या फिर रिश्ता है। अब क्या करेंगे, हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट के साथ क्या था, पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि क्या ज़्यादा, पहले तो हम ये दो वर्जन निकलेंगे, H0 और H1। उसके बाद हम डाटा कलेक्ट करेंगे कि कितने बच्चे कितने घंटे पढ़े और उनके कितने नंबर आए, ठीक है। कर लिया डाटा कलेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करने के बाद अब हम उस पर स्टैटिकल टेस्ट लगाएंगे। जैसे कि ये आपको समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं आगे बताऊंगा अगली वीडियो में। एक टी टेस्ट होता है, एक ये एनोवा एटसेट्रा, पता नहीं क्या अजीब से होते हैं। ये एक स्टैटिकल टेस्ट होते हैं जो कि करे जाते हैं रिसर्च को फाइंडिंग्स लेने के लिए कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आया है। उसके बाद हम कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिक्स। अब सपोज़ करो जो रिज़ल्ट आया वो आया, एक तो 1 आया, ठीक है, आंसर 1 आया एक में, और एक में आया 0.03, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी में 0.05 से कम है तो इसका मतलब वो सही है, और उससे ज़्यादा है तो वो ख़राब है। तो अब आपने जब डेटा कलेक्ट किया तो आपने आखिरी में पता लगाया कि जो डेटा है ना, सारा कैलकुलेट करने के बाद, टेस्ट करने के बाद, स्टैटिक्स टेस्ट करने के बाद, इसकी जो PE वैल्यू है ना वो 0.03 आई, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि रिलेशन तो है, ज़्यादा पढ़ने से मार्क्स जो हो रहे हैं वो बच्चों के इम्प्रूव हो रहे हैं। तो आखिरी में हम क्या लिखेंगे, ये कौन से वर्जन की हाइपोथेसिस है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो हम क्या करेंगे, H0 को रिजेक्ट कर देंगे और H1 को सेलेक्ट कर लेंगे कि हाँ भाई ये हो रहा है सच में, ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद बस आपको उसको क्या करना है, चूज़ द अप्रोप्रिएट स्टैटिकल टेस्ट, इनमें से कौन सा टेस्ट करना है वो करोगे। फिर उसके बाद आप कैलकुलेट कर लोगे, एक नंबर आ जाएगा, फिर उसको कंपेयर कर लोगे बस, ठीक है। और आखिरी में डिसीजन बना दोगे कि क्या रिजेक्ट करना है और क्या आपको सेलेक्ट करना है। ये हो गया आपका स्टेप्स टू टेस्ट
अ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। तो फटाफट बताता हूँ इसको, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। गाइड रिसर्च, ठीक है, ये रिसर्च में गाइड करता है। प्रोवाइड डायरेक्शन, एक डायरेक्शन देने में हेल्प करता है। हेल्प इन डाटा एनालिसिस, ये डाटा को एनालाइज करने में हेल्प करता है। जो स्टैटिकल डाटा होता है इन सब को क्या करता है, हेल्प डिसाइड विच स्टैटिकल टूल टू यूज़, मतलब कि एक डाटा को एनालाइज करने में हेल्प करता है कौन सा टूल यूज़ होगा और कैसे एनालाइज करना है। फैसिलिटेट इंटरप्रिटेशन, हमारी जो रिसर्च होती है हमें इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है कि हाँ भाई ये करने से ये हो रहा है। स्टिमुलेट फर्दर रिसर्च, ओपन अ पाथ फॉर मोर क्वेश्चन एंड स्टडीज, सो ये आगे के लिए और क्वेश्चन और पाथ खोल देता है कि हाँ भाई ये करने से ये हो रहा है, ये करने से ये हो रहा है, ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा अच्छे नंबर आ रहे हैं, कम पढ़ने से कम नंबर आ रहे हैं, तो और क्वेश्चन और पाथ खोल देता है आगे कि इस चीज़ पे और स्टडी करी जा सकती है। ये होते हैं फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी सिंपल है, आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। सो ये दोनों सेम सा ही है, डाटा कलेक्शन टेक्निक, टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन सेम ही है, ठीक है। सो मैंने थोड़े से यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिए हैं, सेम ही है वैसे ये, ठीक है। अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है कि डाटा कलेक्शन टेक्निक टूल सेम ही है। सो डाटा कलेक्शन कैसे कैसे कर सकते हो आप, ऑब्जर्वेशन से, वॉचिंग हाउ शॉपर्स बिहेव इन अ स्टोर, कि स्टोर पे जाते हो कि शॉपर कैसे बिहेव करता है, दूसरों का बिहेवियर आप बैठे बैठे देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, उन पे नज़र रख सकते हो। जैसे अपनी क्लास में करते हो कि ये ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है, ऑब्जर्वेशन से करते हो। ये क्या होता है, डाटा कलेक्शन की टेक्निक होती है। ऐसे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि भाई इसने ऐसा ऐसा बिहेव किया। नेक्स्ट सर्वे क्वेश्चनरी, सो आप क्या कर सकते हो कि स्टूडेंट से उनकी स्टडी है, आस्किंग स्टूडेंट अबाउट देयर स्टडी हैबिट, कि वो कैसा पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, किस टाइम तक पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब। सो ये सर्वे, उनसे क्वेश्चन पूछ के कर सकते हो आप। इंटरव्यू ले सकते हो, इंटरव्यू से पूछ सकते हो कि भाई तूने ये सब चीज़ें करी, क्या क्या रिज़ल्ट आया, ये सब। एक्सपेरिमेंट से आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, एक बच्चे को ज़्यादा पढ़ा के देख लो, एक को कम पढ़ा के देख लो, टेस्ट लेके देख लो, एक्सपेरिमेंट करके देख लो उन पे। डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड एनालिसिस, मतलब कि डॉक्यूमेंट आप रीड करते हो, वहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, कंपनी की सेल्स रिपोर्ट हो गया जैसे, या पुराने डॉक्यूमेंट्स को आप क्या कर सकते हो, रीड करके डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन वही क्वेश्चनर है, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग डिवाइस, ऑडियो रिकॉर्डिंग, इन सब से आप पता लगा सकते हो, ठीक है। ये सारे कुछ क्या हो गए, टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन और डाटा कलेक्शन टेक्निक सेम ही है, बस इसमें कुछ और पॉइंट डाल दिए मैंने थोड़े से आखिरी में, और इसमें बस सेम ही है, ठीक है। आगे करते हैं। और हाँ, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, प्लीज़ पूरी देखना, अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे से देखना, अच्छे से टॉपिक्स को समझना, खुद की प्रैक्टिस करना और इनको लिख के करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है, ये एक पूरी यूनिट है, ठीक है। तो इसको आगे जो मैं बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना पूरा। सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है सेलेक्टिंग अ स्मॉलर ग्रुप, मतलब कि अगर आपको रिसर्च करनी है और आपको रिसर्च करने के लिए लोग चाहिए, सामने आपके 5,000 लोग खड़े हैं, अब आप 5,000 के 5,000 से तो आप करोगे नहीं, बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, 500 से 200 से छोटे से ग्रुप में कर लोगे, उनसे ही कर लोगे, ठीक है, रिसर्च अपनी। सो ये क्या होता है, सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, छोटे से ग्रुप से क्या करते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं, लार्ज ग्रुप में से छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और फिर उससे कंक्लूजन निकाल देते हैं। जैसे कि इफ़ यू वांट टू नो द फेवरेट कलर ऑफ ऑल स्टूडेंट इन अ स्कूल, तो एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं, सपोज़ करो, आप हर किसी से नहीं पूछोगे, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 100 बच्चों से पूछ लोगे कि भाई तुम बता दो, तो हम ये मानेंगे कि ये वाला कलर सबका ही फेवरेट है लगभग। ये हो गया सैम्पलिंग, छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देना। बेसिस ऑफ सैम्पलिंग दो तरीके की होती हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इनको मैं आगे अच्छे से डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। पहला है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो ये क्या होती है, रैंडम सैम्पलिंग होती है, एवरी पर्सन और आइटम इन द होल ग्रुप हैज़ आ नो नॉन एंड इक्वल चांस टू बी पिक्ड। मतलब कि आप ये समझो, पहले मैं बताता हूँ पढ़ के, इट इज़ मोर एक्यूरेट एंड ट्रस्टवर्दी फॉर रिसर्च, द मेथड हेल्प टू गेट अ सैम्पल डेट रियली रिप्रेजेंट द होल ग्रुप, पिकिंग अप 50 स्टूडेंट रैंडमली फ्रॉम अ क्लास ऑफ 500। सो आपको लगेगा कि 500 बच्चों में से आप 50 बच्चे चूज़ कर रहे हो, तो ये हर एक को चांस नहीं मिलेगा ना यहाँ पर। तो देखो होता क्या है कि सपोज़ करो, सेम सिचुएशन करो कि आपकी क्लास में क्या कह रही है आपकी मैम कि हर एक बच्चे को चांस मिलेगा आगे वाली सीट पे बैठना है,
तो जैसे कि आपने देखा होगा कि पहला बच्चा फिर आखिरी में जाएगा, फिर वो आगे 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 आता जाएगा। ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, हर किसी को आगे बैठने का चांस मिल रहा है। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या हो जाएगी, मैम ने कहा कि ये क्लास का अच्छा बच्चा है, इसको आगे बिठाएंगे हम, ये होगी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मतलब कि मैम ने क्या किया, पूरी क्लास में से बस उसी बच्चे को चूज़ कर लिया, तू ही बैठ आगे। क्या आपको सच में लगता है कि पूरी क्लास जो पीछे बैठी है, किसी को तो कभी चांस ही नहीं मिलेगा आगे बैठने का? हो सकता है पूरी स्कूल लाइफ में आगे ना बैठा हो। कमेंट करके बताना आप में से कितने हैं पूरी स्कूल लाइफ में आगे नहीं बैठा वो। सो यही होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, क्या होता है, हर किसी को मौका मिलता है। क्या क्या बोला कि हर एक पर्सन आगे आके बैठेगा, फिर दूसरा पर्सन आगे आके बैठेगा, फिर तीसरा बैठेगा। इससे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि 500 बच्चे हैं तो मैम ने क्या कहा, हर एक 10वें बच्चे को सेलेक्ट करो। फिर दोबारा मैम ने कहा कि हर एक 9वें बच्चे को सेलेक्ट करो। अब क्या कहा, हर एक 8वें बच्चे को सेलेक्ट करो। सो ये क्या होता है, हर किसी को मौका मिल जाता है। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, हर किसी को मौका नहीं मिलता। मैम ने कहा ये मेरा फेवरेट है, चलो भाई इसे आगे बिठाएंगे हम पूरे टाइम। ये क्या हो गया, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की हर किसी को मौका मिलेगा, कल तुम बैठोगे, परसों तुम बैठोगे, फिर तुम बैठोगे, ठीक है। सबसे सही तरीका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वाला सही तरीका होता है। वैसे नॉन प्रोबेबिलिटी वाला ये नहीं है कि बेकार है, पर इस मेथड में क्या होता है, कम कॉस्ट लगती है, कम टाइम लगता है और इजीली आप कर सकते हो, आराम से चूज़ कर सकते हो। और बता देता हूँ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है, मैं ये बता दिया। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या है, आपके दोस्त ने कहा कि भाई तुझे अगर रिसर्च करनी है तो एक काम कर, मेरे फैमिली में से बातचीत कर ले, उनसे जाके डाटा कलेक्ट कर ले। क्या ये अच्छी बात है? नहीं। आपके दोस्त ने कहा कि तू कर ले, भाई ठीक है डाटा कलेक्ट करना है, पर आप सबसे करो ना, हर एक फैमिली में जाके करो, एक से, हर एक फैमिली के एक मेंबर से कर लो। क्यों एक ही फैमिली में कर रहे हो? ठीक है। चूजिंग पीपल हु आर ईजीएस्ट टू रीच, मतलब कि आपने क्या किया, आपके आस पड़ोस से ही डाटा कलेक्ट कर लिया। क्या ये सही में अच्छी बात है? नहीं। आपको हर जगह से डाटा कलेक्ट करना चाहिए ताकि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले, ठीक है। ये होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में रैंडम सिलेक्शन हो जाता है, हर किसी को भी चांस, हर एक को चांस मिल सकता है। नॉन प्रोबेबिलिटी में नहीं होता, जो फेवरेट है चल भाई तू आजा, तुझे चांस मिल जाएगा। ये होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। सो आगे करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सैम्पलिंग वाला ने एक पूरी यूनिट है, तो ये तो आपकी पूरी यूनिट ही ख़त्म करा दी मैंने एक तरीके से 4 पेज पे, ठीक है। सो इसको अच्छे से कर लेना, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एवरीवन हैज़ एन इक्वल चांस टू बी पिक्ड, एग्जाम्पल पिकिंग नेम्स फ्रॉम अ हैट रैंडमली। मतलब कि रैंडमली आप पिक कर लेते हो तो हर किसी को भी चांस मिल सकता है ना। आपने मैम की तरह ये तो नहीं किया कि ये मेरा फेवरेट है इसको आगे बिठाओ, नहीं, आपने किसी को भी चूज़ कर लिया कि भाई तू आजा तू आजा। ये क्या हो गया, रैंडम सैम्पलिंग हो गया। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या हो गया कि आपने ये कहा कि जितने भी बच्चों का जो रोल नंबर है, जो 2 के टेबल में आता है, 2, 4, 8, ठीक है, 6, वो सब आ जाओ। सो ये क्या हो गया, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हो गया कि आपने नंबर चूज़ कर लिया कि जो भी बच्चा 10वें पे, फिर 20वें पे, फिर 30वें पे ऐसे आता है वो आ जाओ। ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हो गया। स्ट्रेटिफाइड क्या हो गया सैम्पलिंग, डिवाइड पॉपुलेशन इनटू ग्रुप एंड रैंडम पिक फ्रॉम ईच ग्रुप। मतलब कि आपने क्या किया, एक बड़े सी पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दिया। 100 बच्चे थे, 10-10 का ग्रुप में उनको डिवाइड कर दिया और उन 10 ग्रुप में से कोई भी 3-4 ग्रुप पकड़ लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आता है अपनी रिसर्च के लिए पिक इक्वल बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम अ क्लास, ठीक है, ये हो गया। क्लस्टर सैम्पलिंग, डिवाइड पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर रैंडमली, पिक सम क्लस्टर एंड इंक्लूड एवरीवन इन दोज क्लस्टर, चूज 3 स्कूल्स रैंडमली एंड सर्वे ऑल द स्टूडेंट। आपने क्या किया कि 10-15 स्कूल थे, उसमें से 3 चूज़ कर लिए और बस उन पर रिसर्च करना शुरू कर दी। ये हो गया क्लस्टर सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, कन्वीनियंस, इजी, जो भी इजी होगा आप उसको पिक कर लोगे। सर्वे पीपल एट योर होम, आपने क्या किया, दूसरों के घर जाने से अच्छा अपने घर में रिसर्च कर डाली। ये क्या हो गया, कन्वीनियंस। उसके बाद आता है जजमेंटल, चूजिंग टॉप परफॉर्मिंग, जैसे कि मैंने बताया कि जो भी बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको पिक कर लो। क्या ये सही बात है? नहीं ना, ऐसे बच्चों को भी तो चूज़ करना चाहिए जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तभी तो रिजल्ट आएगा निकल के। वरना आपने क्या किया, बढ़िया बढ़िया बच्चे चूज़ करे और उनका, अगर आप ऐसे बच्चों को चूज़ करके एवरेज निकालोगे जिनकी 95-98 आ रहे हैं, एवरेज ही बहुत अच्छा आएगा उसका, लेकिन आप पूरी क्लास का एवरेज निकाल के देखो, ठीक है, तब पता चलेगा एक्चुअली में क्लास कैसा परफॉर्म कर रही है। स्नोबॉल सैम्पलिंग, आस्किंग फ्रेंड, मतलब आपने क्या किया, मैंने कहा
कि यार तुम वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों को, ठीक है, ये अच्छी बात होती है वैसे शेयर करना। पर मैंने कहा तो मैंने क्या कहा कि मैंने अपने ही जानकार से कह दिया कि तू भाई शेयर कर दे इसको, डाटा कलेक्ट करना है मुझे ये सब। ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरों से भी जो रैंडम है जिनको आप जानते नहीं हो वहाँ से भी डाटा कलेक्ट करना चाहिए। कोटा सैम्पलिंग, पिक्ड अ फिक्स नंबर फ्रॉम अ डिफरेंट ग्रुप बट नॉट रैंडमली, मतलब कि आपने क्या कहा, रैंडमली चूज़ नहीं किया, आपने क्या कहा 1 से लेके 10 तक, ठीक है, मतलब कि 10 लड़के 10 लड़के चूज़ कर लिए, वो भी रैंडमली चूज़ नहीं किया, अपने मर्जी से अपने पसंदीदा। अच्छी बात नहीं है ना ये, कोई भी लड़का आ जाओ कोई भी लड़की आ जाओ उन पे रिसर्च करो। ये क्या हो गया, टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सेंसिस एंड सैम्पलिंग। सो ये क्या होता है, स्टडी ऑफ द होल पॉपुलेशन। सेंसिस में आप क्या करते हो, पूरी पॉपुलेशन को, 1000 बच्चे 1000 पे 1000 रिसर्च करनी है। सैम्पलिंग में आप क्या करोगे, स्टडी ऑफ पार्ट ऑफ, मतलब 1000 में से 100 बच्चे चूज़ कर लिए आपने, उस पर रिसर्च करी। सेंसस वाली जो है वो एक्सपेंसिव पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगी, 1000 बच्चों पे 1000 बच्चों पे ऊपर या 10,000 लोगों के ऊपर रिसर्च करने में खर्चा आएगा और टाइम भी बहुत वेस्ट होगा। सैम्पलिंग में कम खर्चा आएगा और जल्दी हो जाएगा। जो सेंसिस होती है जितना ज़्यादा बड़ा डेटा होगा ना उतना एक्यूरेट और उतना अच्छा होगा वो, ठीक है। सेंसिस में ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, सैम्पलिंग में कम एक्यूरेसी मिलेगी पर प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। और यूज़ कब करते हैं, व्हेन यू वांट टू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन व्हेन पॉपुलेशन इज़ टू लार्ज, ठीक है। सो आप जब आपको सेंसिस में आप यूज़ करते हो क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है, और सैम्पलिंग में बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है इसलिए आप छोटे छोटे ग्रुप में आप उनको डिवाइड करके क्या कर लेते हो, उन पर रिसर्च कर लेते हो। सो ये होता है मेन डिफरेंसेस। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के अंदर 3-4 टॉपिक और मैं कवर करना चाह रहा था पर वीडियो बहुत लंबी हो जाती। आने वाले वीडियोज़ का जो पार्ट 2 है वो शाम तक, कल शाम तक अपलोड हो जाएगा, और कल शाम मतलब कि 17 तारीख की शाम को, ठीक है, अपलोड हो जाएगा। और दोनों वीडियो ध्यान से देखना, पेपर अच्छा जाएगा, बस इनको ध्यान से देख लेना, सुन लेना, अच्छे से कर लेना और पूरी वीडियो देखना और कमेंट करके बताना किसने पूरी वीडियो देखी, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बाय।